नमस्कार, मैं डॉक्टर मुकुल खंडेलवाल आज छायावादी कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला आज भी हमारे लिए बहुत प्रासंगिक हैं, इस संबंध में प्रकाश डाल रही हूँ। वस्तुतः निराला जी के ऊपर मैंने एक यूट्यूब डाला है, उसमें उनकी जीवनी और किस प्रकार वो दानी थे इस स्वभाव में डाला है, लेकिन उनके साहित्य की प्रासंगिकता और आज भी वो किस प्रकार हमारे लिए माने कभी भुलाए न जाने वाले कवि हैं, उसके संबंध में प्रकाश डाल रही हूँ। निराला जी स्वच्छंद प्रवृत्ति के कवि थे। उनके पूर्व जो कविताएं लिखी जाती थी वे छंदों के बंधन में बंधी रहती थी। निराला जी ने कविता को छंदों के बंधन से मुक्त किया। उन्होंने लिखा, मनुष्यों की मुक्ति की तरह कविता की भी मुक्ति होनी चाहिए। मनुष्य की मुक्ति कर्मों के बंधन से छुटकारा पाना है और कविता की मुक्ति छंदों के शासन से अलग हो जाना। जिस तरह मुक्त मनुष्य कभी भी दूसरों के प्रतिकूल आचरण नहीं करता, उसके तमाम कार्य औरों को प्रसन्न करने के लिए होते हैं, फिर भी स्वतंत्र। इसी तरह कविता का भी हाल है। मुक्त काव्य कभी साहित्य के लिए अनर्थकारी नहीं होता, किंतु उससे साहित्य में एक प्रकार की स्वाधीन चेतना फैलती है जो साहित्य के कल्याण की ही भूल होती है। ये उन्होंने परिमल की भूमिका में लिखा है। सन 1916 में इन्होंने जूही की कली कविता लिखी, परंतु महावीर प्रसाद द्विवेदी जी जो सरस्वती के संपादक थे और उस समय सरस्वती पत्रिका जो थी बहुत जानी मानी साहित्यिक पत्रिका मानी जाती थी, तो इस पर छंद दोष लगाकर इल्जाम लगा दिया और निराला जी को वापस भेज दिया। द्विवेदी जी ने उसे नहीं छापा, पर निराला जी इससे विचलित नहीं हुए। जूही की कली में व्यापक अनुभूति के साथ प्रकृति के माध्यम से कला का श्रृंगार किया गया है, किंतु उस समय किसी ने इसकी महत्ता को नहीं समझा। प्रशंसा के बजाय निराला को ऐसी कविताओं के लिखने का कलंक ही मिलता रहा, लेकिन बाद में इनकी महत्ता को समझा और वही महावीर प्रसाद द्विवेदी जी जिन्होंने एक बार उनकी कविता को माने वापस कर दिया था, खुद मांगकर उनकी कविता को छापा। जूही की कली के प्रणयन के साथ साथ इस युग का नामकरण छायावाद भी निराला ने ही दिया है। उनके किसी साहित्यिक मित्र ने पूछा कि उनकी यह कविता किस वाद के अंतर्गत आएगी, तो निराला जी ने यूं ही मजाक में कह दिया कि यह छायावाद के अंतर्गत आएगी। यह छायावाद है क्योंकि नायक नायिका की छाया यहाँ पवन और कली की रूपरेखा के रूप में हुई है। तब से इस भावधारा का नाम छायावाद पड़ गया। पर यह जानकर बहुत दुख होता है कि छायावाद की इतनी महान भावधारा को एक भी ऐसा आलोचक नहीं मिला जो उसके गुण दोष का विवेचन जनता के सामने रखता। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी उस समय के सबसे बड़े आलोचक थे, पर वे इस नवीन धारा को समझ ही न सके। इस युग के कवियों निराला, प्रसाद, पंत और महादेवी वर्मा, ये 4 कवि थे प्रमुख। इस काव्य की महत्ता और विशेषता भी बतानी पड़ी। प्रसाद जी का जो निबंध है यथार्थवाद और छायावाद, महादेवी जी का निबंध है विवेचनात्मक गद्य, और सबसे बढ़कर निराला जी ने मेरे गीत और कला में इस युग की कला और उसकी सार्थकता का बहुत विशद और पांडित्यपूर्ण परिचय दिया है। उनकी मुक्ति छंद की कविताओं को लोगों ने माने बहुत निंदा की, केचुआ छंद, कचौड़ी पकौड़ी आदि कहा, परंतु निराला इन सबसे विचलित नहीं हुए। यहाँ तक कि पंत ने भी पल्लव की भूमिका में निराला के नए छंदों का मजाक उड़ाया। तब विवश होकर निराला जी ने पंत जी और पल्लव लिखकर एक अपनी विचारधारा व्यक्त की, और वैसे निराला जी के हृदय में उनके लिए, पंत जी के लिए अपार प्रेम था। एक बार उनकी बीमारी की खबर सुनकर वे रातों माने चले आए महादेव जी के पास उनका हालचाल जानने, और रात भर जागते रहे। जब तबीयत संभलने का समाचार मिला तब घर जाकर विश्राम किया। रहन सहन, वेशभूषा सब में उनका निरालापन था। कभी धोती कुर्ता और बड़े बड़े तेज सिक्त बाल, तो कभी फटी लुंगी और दूर दूसरे बाल। साहित्यिक और जनसाधारण सभी उन्हें ताज्जुब से देखते। कवि सम्मेलन या साहित्य गोष्ठियों में पंडित श्याम बिहारी मिश्र जी जैसे विद्वान उनसे पूछते, कहो निराला गद्य पढ़त है कि पद्य? निराला जी चुपचाप हंसी दबाकर रह जाते। सन 1930 में निराला जी ने गरीबी की वजह से बहुत सोच समझकर अपनी पुत्री सरोज की शादी की, लेकिन वो भी असमय ही दुर्भाग्यवश खत्म हो गई। उसके दुख से दुखी होकर निराला जी ने सरोज स्मृति लिखी।